हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी धाम के इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको 1 तारीख से लगातार कक्षा 9, 10, 11 और 12 की हिंदी की वीडियोज मिलती रहेंगी, तो उस कड़ी में आज ये तीसरा वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसके पहले हमने राजस्थानी भाषा के बारे में पढ़ लिया था, राजस्थानी की रचनाएं कौन कौन सी हैं और उसके रचनाकार कौन कौन से हैं, और राजस्थानी भाषा जो लिखी गई वो किन रूपों में लिखी गई थी, इन सब विषयों पर चर्चा हो चुकी थी। और हमने ये भी जाना था कि राजस्थानी जो भाषा का विकास है, यानी हिंदी के अंतर्गत ही जो राजस्थानी भाषा का विकास होता है, वो लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं, जो निर्धारण है किसी भी भाषा के विकास का, वो बहुत एक्यूरेट नहीं होता है। क्योंकि जो प्रवृत्तियां होती हैं किसी भाषा की, एकाएक ना तो देखने में आती हैं और ना ही विलुप्त होती है। इसीलिए लगभग हम लगा देते हैं उसके आगे कि हाँ, इसके आसपास, इस ईस्वी के आसपास राजस्थानी भाषा का विकास हुआ था। यानी मोटे तौर पे कह सकते हैं कि राजस्थानी जो भाषा का विकास है वो 11वीं शताब्दी से माना जाता है। इसके बाद हम अगले जो टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, हिंदी गद्य के अंतर्गत। हाँ, आप लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि हम हिंदी गद्य की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम हिंदी गद्य के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद जब गद्य को हम पूरा कर लेंगे उसके बाद हम हिंदी पद्य पर जाएंगे, उसकी चर्चा बाद में होगी। लेकिन अभी हिंदी गद्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और हिंदी गद्य के बारे में चर्चा करते हुए हमने राजस्थानी भाषा और उससे संबंधित चीजों को पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम ब्रजभाषा गद्य की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? ब्रजभाषा गद्य की। ब्रजभाषा गद्य का विकास। जैसा कि मैंने बताया, पुरानी चीजों के बारे में कोई बहुत श्योरिटी नहीं है, बहुत एक्यूरेट डेट नहीं मिलती है, क्योंकि कई शोध हुए लेकिन उस पर एकदम स्पष्ट रूप से किसी विद्वान ने नहीं कहा कि हाँ, यहाँ से ब्रजभाषा गद्य या यहाँ से राजस्थानी गद्य का आरंभ होता है। लेकिन लगभग तौर पे जो अधिकांश विद्वानों के मत हैं, उन विद्वानों के मतों का निचोड़ निकालकर हम जब देखते हैं तो ब्रजभाषा गद्य का जो विकास है वो कब से आरंभ होता है, इसको पॉइंट में लिखेंगे हम। जो ब्रजभाषा गद्य है, ब्रजभाषा गद्य का आरंभ, ब्रजभाषा गद्य का आरंभ 14वीं शताब्दी से। ब्रजभाषा गद्य का आरंभ 14वीं शताब्दी से माना जाता है। यानी इसके पूर्व भी ब्रजभाषा जो गद्य था वो छिटपुट रूप में प्राप्त होता था, लेकिन बहुत स्पष्टता उसमें नहीं थी। लेकिन जो 14वीं शताब्दी जब शुरू हुई तो वहां से ब्रजभाषा गद्य का स्वरूप जो था वो धीरे धीरे स्पष्ट होना शुरू हो गया था। तो जो ब्रजभाषा गद्य है, तो जो ब्रजभाषा गद्य है उसके कौन कौन से रूप हमें प्राप्त होते हैं, किन किन रूपों में ब्रजभाषा गद्य लिखा जा रहा था, इस पर भी चर्चा करते हैं। इस पर चर्चा करते समय हम देखेंगे कि जो ब्रजभाषा गद्य है, ब्रजभाषा गद्य किन किन स्वरूपों के अंतर्गत, किन किन रूपों के अंतर्गत लिखा गया। तो ब्रजभाषा गद्य धार्मिक, तथा आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ, ब्रजभाषा गद्य धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ किस पर लिखा गया? भूगोल, ज्योतिष,
विज्ञान। ठीक है, तो ब्रजभाषा गद्य धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ भूगोल, ज्योतिष, विज्ञान और उसके बाद किन किन चीजों पर, वैदिक, गणित और धनुर्वेद। वैदिक मतलब औषधीय चर्चा भी ब्रजभाषा गद्य में होती है। गणित विषय पर भी चर्चा होती है। धनुर्वेद अर्थात धनुर्विद्या पर भी ग्रंथ लिखे गए। ब्रजभाषा गद्य किन किन रूपों में लिखा गया, धार्मिक आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ भूगोल, ज्योतिष, विज्ञान, वैदिक, गणित, धनुर्वेद आदि विषयों पर लिखा गया। ठीक है, ये समझ में आया कि जो ब्रजभाषा गद्य है उसमें धार्मिक चीजें तो लिखी ही गई, आध्यात्मिक चीजें लिखी गई, भूगोल पर भी चीजें लिखी गई, यानी भूगोल विषय पर भी, भूगोलिक चीजों पर भी चर्चाएं हुई, ज्योतिषीय ग्रंथ भी लिखे गए, वैज्ञानिक ग्रंथ भी लिखे गए, विज्ञान से संबंधित, वैदिक अर्थात वैदिकी से संबंधित यानी औषधीय चीजों से संबंधित भी ग्रंथ लिखे गए, गणित से भी संबंधित और धनुर्विद्या से संबंधित भी ग्रंथ लिखे गए ब्रजभाषा गद्य में। तो हम एक देखते हैं कि जिस ब्रजभाषा को हम एक धार्मिक नजरिए से देखते हैं उसमें कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी चीजें लिखी जा चुकी हैं। ठीक है, ये चीज स्पष्ट हो गई कि ब्रजभाषा का जो आरंभ है वो 14वीं शताब्दी से माना जाता है। ब्रजभाषा का जो आरंभ है वो 14वीं शताब्दी से माना जाता है और उसमें धार्मिक, आध्यात्मिक, ज्योतिष, विज्ञान, वैदिक, गणित, धनुर्वेद आदि विषयों पर चर्चा होती है। ये चीज आपको स्पष्ट है। तो चलिए इसके आगे की बात देखते हैं। इसके आगे हम जब देखेंगे तो कुछ चीजों पर चर्चा करेंगे जिसमें हम ब्रजभाषा गद्य के रचनाकार एवं रचनाएं, इन पर चर्चा करेंगे कि ब्रजभाषा गद्य के रचनाकार एवं रचनाएं। तो रचनाकार और रचनाओं पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम रचनाकार यहां पर लिख लेते हैं। रचनाकार लिखेंगे यहां पर, तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो आएगा गोस्वामी विट्ठल नाथ का। किसका आएगा भाई? गोस्वामी विट्ठल नाथ का। ठीक है, ये सबसे पहले, ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे और सबसे पहले इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जो कि प्राप्त भी है, जिसका नाम था, उस ग्रंथ का क्या नाम था भाई, कोई बताएगा? श्रृंगार रस मंडन। क्या नाम था? श्रृंगार रस मंडन उस ग्रंथ का नाम था। ठीक है, फिर इनके सुपुत्र आते हैं जिनका नाम था गोस्वामी गोकुलनाथ। यानी वल्लभाचार्य भी परम विद्वान थे, विट्ठलनाथ भी परम विद्वान थे और उनके सुपुत्र यानी गोस्वामी गोकुलनाथ ये भी बहुत बड़े विद्वान हुए। और ये कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। ब्रजभाषा का जो संबंध मुख्य रूप से रहा है वो कृष्ण जी से अधिक रहा है। तो गोस्वामी गोकुलनाथ ने किन किन चीजों को लिखा? तो गोस्वामी गोकुलनाथ ने लिखा 84 वैष्णवन की वार्ता। क्या लिखा भाई? 84 वैष्णवन की 84 वैष्णवन की वार्ता। और क्या लिखा? एक और ग्रंथ इनका महत्वपूर्ण है, 252 वैष्णवन की वार्ता। यहीं पर लिख दे रहा हूं, 252 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, ये दो इनके प्रमुख ग्रंथ, एक 84 वैष्णवन की वार्ता और एक 252 वैष्णवन की वार्ता। उसके बाद बात आती है किसकी? उसके बाद आते हैं नाभादास। कौन आते हैं भाई? नाभादास। नाभादास ने एक रचना लिखी जिसका नाम था क्या? अष्टयाम। क्या नाम था? अष्टयाम उस रचना का नाम था। नाभादास की रचना का क्या नाम था? अष्टयाम। उसके बाद किसने क्या लिखा? तो उसके बाद एक लेखक आते हैं जिनका नाम है वैकुंठमणि शुक्ल।
क्या नाम है? बैकुंठमणि शुक्ल। बैकुंठमणि शुक्ल क्या लिखा भाई? तो इन्होंने लिखा जो रचना, उसका नाम है, दो रचनाएं इनकी हैं, जिसमें पहले का नाम है अगहन महात्म्य और दूसरे का क्या नाम है? दूसरे का नाम है वैशाख महात्म्य। अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। तो ये चीज समझ गए। इन्होंने 2 महीनों के नाम पर ही उसकी महिमा बताने के लिए 2 ग्रंथ लिख दिए, अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। हमारे ग्रामीण परिवेश में जो हिंदी महीने हैं उसमें से एक महीना अगहन है और एक महीना वैशाख है। इन दोनों महीनों की महत्ता बताने के लिए भी बैकुंठमणि शुक्ल जी ने 2 रचनाएं लिख दी, अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। उसके बाद एक लेखक और आते हैं जिनका नाम है ध्रुवदास। क्या नाम है भाई? ध्रुवदास। अब ध्रुवदास जी ने क्या लिखा? ध्रुवदास जी ने लिखा सिद्धांत विचार। क्या लिखा? सिद्धांत विचार। उसके बाद एक और बहुत जो गद्य के पुरोधा माने जाते हैं, लल्लू लाल जी आए। लल्लू लाल या पंडित लल्लू लाल। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने ब्रज भाषा में जो ग्रंथ लिखे थे उसका नाम था क्या? माधव विलास। क्या नाम था? माधव विलास। इन्होंने खड़ी बोली में भी रचनाएं लिखी, लेकिन ब्रज भाषा में जो इनका ग्रंथ है उसका नाम क्या है? माधव विलास। माधव कौन है भाई? तो माधव किसका नाम है? चलिए बताइए। माधव किसका नाम है? किसी को नहीं पता क्या? माधव नाम है श्री कृष्ण जी का। तो माधव विलास नाम से इन्होंने ब्रज भाषा में एक महत्वपूर्ण रचना लिखी। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं ये चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी कि राजस्थानी भाषा जो विकसित हुई वो कैसे विकसित हुई, किस तरह की रचनाएं लिखी गई, और जो ब्रज भाषा थी वो किस तरह विकसित हुई और किस तरह की रचनाएं लिखी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आती है कि ब्रज भाषा को, जिसको हम एक धार्मिक नजरिए से देखते हैं, उसमें कितनी सारी चीजें लिखी गई हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक चीजें तो लिखी ही गई, उसके साथ साथ भूगोल पर भी रचनाएं लिखी गई, ज्योतिष पर भी रचनाएं लिखी गई, विज्ञान से संबंधित रचनाएं, औषधीय चीजों से संबंधित, गणित और धनुर्विद्या से संबंधित भी रचनाएं लिखी गई। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये सभी रचनाएं और रचनाकार आप देख रहे हैं कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने श्रृंगार रस मंडन लिखा, गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता लिखा। वैष्णवन क्या है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। वैष्णवन का मतलब है जो वैष्णव भक्त कवि हैं, यानी जो ऐसे कवि जो श्री कृष्ण जी या विष्णु जी की उपासना करते हैं उनको वैष्णवन कहा गया, उनको वैष्णव कहा गया। यानी जो विष्णु जी के उपासक होते हैं या कृष्ण जी के या राम जी के, उनको, उन लोगों को वैष्णव कहा जाता है। तो ऐसे 84 संतों की वार्ता और 252 संतों की वार्ता को उन्होंने लेखन में उतारा और उस ग्रंथ का नाम हो गया 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। नाभादास जी ने अष्टयाम लिखा। अष्टयाम इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा था। बैकुंठमणि शुक्ल ने 2 महीनों को आधार बनाकर उनकी महिमा का बखान किया, अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। और ध्रुवदास जी ने लिखा सिद्धांत विचार, तथा जो खड़ी बोली के उन्नायक माने जाते हैं लल्लू लाल, उन्होंने भी एक रचना लिखी माधव विलास, जो कि ब्रज भाषा में पाई जाती है। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगली चीज पर हम चर्चा करेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना धैर्यपूर्वक हमको सुना। और इस गर्मी के सीजन में आप अपनों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, बड़ों का आदर करें और छोटों को प्यार दुलार दें। इसी बात के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।